तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। उसके आगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर वो जीरो कब होगा। तो जैसे एक वेक्टर अगर इधर है 2 मीटर, दूसरा वेक्टर अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है 2 मीटर, तो सोचो तो ये वेक्टर अगर ए है और ये वेक्टर अगर बी है तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। तो बोलेंगे ए प्लस बी, और a प्लस बी जब आप निकालेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो जीरो हो जाएगा। यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होगा। तो बोलेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो। यानी बोलेंगे क्या कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स will be zero if their magnitude are equal and direction is opposite to each other. तो इतना तो सीख गए कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होगा। तो कब होगा, जब दो इक्वल वेक्टर यानी इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिजल्टेंट जीरो होगा। अब सोचते हैं कि तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होगा। तो याद करिए, जैसे एक वेक्टर इधर है ए, दूसरा वेक्टर है इधर बी, और तीसरा वेक्टर है इधर सी। तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है कि नहीं। तो बोलेंगे देखो, ए में ऐड किए बी को, अब बी में ऐड किए सी को, और जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। तो बोलेंगे ना कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यानी तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है कि नहीं। तो बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है। कोई बोलेगा क्या तीन वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा जीरो हो सकता है। तो बोलेंगे देखो, अगर मान लो ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है और सी वेक्टर इधर है, तब क्या रिजल्टेंट जीरो हो गया। तो बोलेंगे नहीं, रिजल्टेंट जीरो तो नहीं हुआ। यानी तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बोलेंगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो होने का क्या कंडीशन है। तो बोलेंगे होने का कंडीशन ये है कि ट्रायंगल बनना चाहिए। ट्रायंगल बनेगा अगर तो रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। तो क्या ये जरूरी है। तो बोलेंगे नहीं, जरूरी तो नहीं है। ट्रायंगल बनने पे भी जीरो नहीं हो सकता है, हो भी सकता है। लेकिन हाँ, ट्रायंगल अगर बन रहा हो तो हम समझ सकते हैं कि तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। क्या सिर्फ ट्रायंगल बनने पे ही जीरो हो सकता है। तो बोलेंगे ऐसा भी नहीं है। तो क्या है। तो बोलेंगे देखो, एक वेक्टर है इधर, दूसरा वेक्टर है इधर और तीसरा वेक्टर है इधर। तो सोचो तो, एक वेक्टर जो है वो इधर 5 मीटर प्लस 2 मीटर या 3 मीटर, अब वापस 8 मीटर लौट गए। तब 5 और 3 8 ईस्ट में गए और 8 वापस वेस्ट में आ गए। तब बोलो फिर रिजल्टेंट जीरो हो गया कि नहीं। यानी तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो यहाँ भी हो सकता है। तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब हो सकता है। तो पहली बात तो कि ट्रायंगल बने। तो ट्रायंगल बनने का क्या कंडीशन है, ट्रायंगल कब बनता है। तो बोलेंगे ट्रायंगल तब बनता है जब दो साइड का जो सम होगा वो ग्रेटर देन थर्ड साइड होगा। यानी a प्लस बी जो होगा वो ग्रेटर देन c होगा। और तो बोलेंगे a प्लस बी वो इक्वल भी अगर c के हो जाए तब भी जीरो हो सकता है तीन वेक्टर का रिजल्टेंट, है कि नहीं। तो यानी कि हम लोग ये सीखे कि रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स में बी जीरो। बोलेंगे ऐसे, रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स में बी जीरो, मस्ट भी नहीं बोलेंगे, में बी जीरो इफ सम ऑफ magnitude of two vectors is
इक्वल टू और greater than the magnitude of their third vector, the magnitude of their थर्ड वेक्टर। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो कब होगा। तो यहां तक आप लिखिए, फिर आगे काम करते हैं। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कह रहा है कि ये y एक्सिस है, ये जो है वो x एक्सिस है, और इस x एक्सिस से एक वेक्टर इधर है a वेक्टर, और ये जो है वो 45 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। दूसरा वेक्टर जो है वो इधर है, और ये जो वेक्टर है वो 135 डिग्री के एंगल पे है, यानी ये वाला एंगल 135 डिग्री है। तीसरा वेक्टर जो है वो इधर है, और ये जो वेक्टर है वो सी वेक्टर है, ठीक ना। ये बी वेक्टर हो गया और ये सी वेक्टर है, और ये जो एंगल बना रहा है वो 315 डिग्री एंगल बना रहा है। क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और ये सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है 100 यूनिट्स। का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए इधर है बी इधर है, सी किधर है तो इधर है। तो अगर हम एंगल देखें तो ये वाला एंगल 135 है, तो ये 45 होगा कि नहीं। 180 माइनस 135 करेंगे तो ये वाला एंगल 45 हो जाएगा, और ये अगर एंगल 45 होगा तो ये भी एंगल 45 होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। अब सोचो ये पूरा एंगल 315 डिग्री है, तो ये वाला 360 माइनस 315 करेंगे तो ये 45 होगा कि नहीं, और ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। तो सोचो तो ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट ना हो गया। बी वेक्टर इधर है, सी वेक्टर इधर है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गया। तो बोलेंगे क्या कि हेयर बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, एंड बी इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू सी, B is directed opposite to C, hence it will be cancelled. Hence it will be cancelled. Cancelled out. तो सोचो तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि B प्लस C जो होगा वो क्या होगा, तो जीरो होगा, है ना। अभी अभी सीखे थे कि दो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो ठीक है, अब हमको पूछा गया है कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ए का मैग्नीट्यूड तो 100 है, अब बी प्लस सी जीरो है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर कितना आ गया, तो 100 यूनिट। और अगर कोई डायरेक्शन पूछेगा तो बोलेंगे 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, एंड इट मेक्स एन एंगल, it makes an angle 45 degree with the x axis। बस सिंपल तो है, तो इसको आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एच.सी. वर्मा से ले रहे हैं। जैसे एक ये जो है आप खेले होंगे, इसको क्या बोलते हैं, कैरम बोर्ड। तो कैरम बोर्ड तो आप खेले होंगे। अब कैरम बोर्ड में ये 4 फीट है तो ये भी 4 फीट है, ठीक ना। अगर देखने में नहीं लग रहा हो तो इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, तब ये 4 फीट है। अब है कि सेंटर पे एक क्वीन है वो रखा हुआ है, और यहाँ से इसको स्ट्राइक करना है, और ऑपोजिट वाले होल में इसको इंटर कराना है। तो ठीक है, तो सोचो अगर यहाँ से स्ट्राइक करेंगे और अगर सामने जाके टकराएगा तो कभी इस होल में आ पाएगा या इस होल में आ पाएगा, तो नहीं।
यानी कुछ एंगल पे इसको स्ट्राइक करना पड़ेगा, यानी कुछ एंगल पे इधर जाके टकराएगा तब इधर आएगा। इसका मतलब ये है कि इसको कुछ एंगल पे स्ट्राइक करना पड़ेगा इधर, और तब जो है वो इधर आएगा, तब जो है ये इधर आएगा। तो ठीक है, आ तो गया। अब हमसे पूछा गया है कि ये लेंथ कितना हो। हाँ, ये टोटल 4 फीट है। फिर पूछा गया यहाँ से यहाँ तक का लेंथ बताओ। तो ठीक है, सब एक एक करके काम करेंगे। फिलहाल तो ये समझिए कि इस क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है। तो गिवन ये है कि ये वाला लेंथ जो है वो 2 फीट है ना, ये सेंटर पे है, ये पूरा 4 फीट है, तो ये वाला 2 फीट होगा। अब अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, देखना यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल से एंगल जो बनता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होगा। फिर देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो अगर हम इसको नाम O दे दें, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D और इसको E, तो फ्रॉम ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल ABC क्या बोलेंगे कि एंगल OAB वो इक्वल है एंगल BAC के। तो एक एंगल इक्वल हो गया, और AB जो है वो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में AB जो है वो कॉमन है। फिर क्या बोलेंगे कि ये वाला जो लेंथ है, ठीक ना, AB और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ भी देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो कन्ग्रुएंट होगा एंगल साइड एंगल से। तो ठीक है, बोलेंगे क्या कि ट्रायंगल OAB इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। अब देखो फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDE, इसमें भी देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। उसी तरह से यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो बोलेंगे क्या कि अगर दो चीज मेल खा रहा है, एंगल और ये भी एंगल, फिर ये वाला साइड और ये वाला साइड वो दोनों इक्वल है, तो फिर से बोलेंगे क्या कि ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा। तो कन्ग्रुएंट होने से फायदा क्या हो रहा है? तो बोलेंगे ये दोनों ट्रायंगल अगर कन्ग्रुएंट है तो हम लोग यहीं पे बोल सकते हैं कि OB इक्वल है BC के, इन दोनों ट्रायंगल के हिसाब से OB इक्वल है BC के, और ये इक्वल मान लो X, ऐसा हम कह रहे हैं, लेट्स से OB इक्वल है BC के और वो कितना है, X है। तो हम लोग फिर से बोलेंगे क्या कि ट्रायंगल ABC ये भी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDE के। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि BC इक्वल होगा CD के, यानी BC इक्वल होगा CD के, और चूंकि BC का वैल्यू X है तो CD भी कितना होगा, X होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि OB प्लस BC प्लस CD इज इक्वल टू 2 फीट। तो बोलो तो ये X है प्लस X है प्लस X, तो 2 फीट, तो 3X इज इक्वल टू 2 फीट। तो बोलो X का वैल्यू कितना आ गया, तो 2/3 फीट, यानी इतना लेंथ जो है वो निकल गया, ये वाला लेंथ निकल गया, ये लेंथ निकल गया। तो बोलो ये लेंथ मालूम है, ये लेंथ मालूम है, तो ये नहीं निकल जाएगा। तो OB का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा, है ना, OB का स्क्वायर प्लस कितना, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर, है ना, हाइपोटेनस। तो OB कितना है जी, तो OB तो 2/3 है, तो 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
तो ये तो हो जाएगा 4/9 अब +4, तो सोचो एलसीएम कितना 9, तो यहाँ 4 अब +36, तो ये हो जाएगा 40/9। तो सोचो तो OA कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे √40/9 फीट। तो OA तो निकल गया। अब अगर बात करेगा कि AE कितना होगा, तो जितना लेंथ OA का होगा उतना ही AC का होगा, और जितना AC का होगा उतना ही CE का होगा। तो AC और CE दोनों इक्वल अगर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि AE जो होगा वो 2 इंटू OA होगा, यानी 2 इंटू √40/9 होगा, या कह सकते हैं कि √160/9 फीट होगा। अब चलो, अगर ये लेंथ पूछा जाता तो ये तो बताना और भी आसान है। कैसे? तो बोलेंगे ये 2 फीट और ये 2 फीट, तो ये 2√2 फीट, 2√2 फीट होगा कि नहीं? तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ये प्योर मैथमेटिक्स लगभग है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। देखो बात समझिए, सब्ट्रैक्शन तो होता नहीं है वेक्टर में, वेक्टर में हमेशा एडिशन होता है। यानी सब्ट्रैक्शन बोलने के लिए है, सिर्फ करते क्या है तो एडिशन करते हैं। यानी कैसे? तो बोलेंगे अगर हमको सब्ट्रैक्शन करना हो, यानी A में से B को घटाना हो, A माइनस B करना है, तो देखो तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या कि रिजल्टेंट जो होगा वो A प्लस माइनस B। तो बोलो तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये भी A माइनस B ही ना हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि A में ऐड करना है किसको, तो माइनस B को। यानी हम लोग काम करेंगे एडिशन का ही, अब वो खुद ब खुद सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो कैसे करें? तो चलो याद करो एडिशन कैसे होता था। तो A वेक्टर इधर है, A वेक्टर इधर है, अब B वेक्टर जो है वो इधर है, B वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल ये वाला होता था थीटा। ये वेक्टर A, ये वेक्टर B। तो हमको A में B को ऐड करना है। तो याद करिए पहले कैसे करते थे, A इधर है, B इधर है, तो B को यहाँ A के हेड पे शिफ्ट करते थे और इसको फिर मिलाते थे, तो यही ना एडिशन होता था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो A इधर है, B इधर है, तो सोचो माइनस B किधर होगा, तो माइनस B तो इधर होगा, माइनस B तो इधर होगा। यानी कि माइनस B बना लो पहले, माइनस B, और A में किसको ऐड करना है, तो इसी माइनस B को ऐड करना है, इसी माइनस B को ऐड करना है। ये हो गया माइनस B। तो सोचो A के हेड पे माइनस B का टेल होना चाहिए, तो A के हेड पे माइनस B का टेल होना चाहिए। तो क्या करें, इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे, और क्या, इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे, है ना। वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग हो गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ मिला दिए, यही हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, यही हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो सोचो तो इसी को ना R वेक्टर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, तो A माइनस B बोलेंगे, A माइनस B बोलेंगे, ठीक ना। ये माइनस B को यहाँ शिफ्ट किए, तो A में ऐड किए माइनस B को, तो रिजल्टेंट हो गया A माइनस B। A में ऐड किए माइनस B को, तो रिजल्टेंट आया A माइनस B। तो उम्मीद है सीख गए होंगे। तो आखिर ये लेंथ कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे एडिशन से निकलेगा, और एडिशन में हम लोग क्या सीखे थे, तो बोलेंगे फ्रॉम वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला था, तो बोलेंगे √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो cos थीटा में थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता था, A और B के बीच, लेकिन यहाँ हम ऐड किसको कर रहे हैं, तो A में माइनस B को ऐड कर रहे हैं,
तो हमको किसके बीच का एंगल देखना होगा, तो बोलेंगे ए और माइनस बी के बीच का एंगल देखना। तो ए तो इधर है और माइनस बी इधर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा क्या, यानी यहाँ पे cos थीटा जो लिखेंगे cos 180 माइनस थीटा लिखेंगे, 180 माइनस थीटा लिखेंगे। तो सोचो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस 2ab cos थीटा हो जाएगा। समझ लीजिए, वेक्टर एडिशन का ही रूल फॉलो किए हैं, बस थीटा के जगह हम लोग 180 माइनस थीटा ले लिए। जाहिर है ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है कि नहीं, ये लाइन है, ये एंगल थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा होगा, आप समझ रहे होंगे। तो रिजल्ट तो आ गया। एडिशन में यही रिजल्ट क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या आया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब जो ये जो रिजल्टेंट आया है, ये जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल हमको देखना हो तो इसी को ना अल्फा बोलेंगे, ए से जो एंगल बनेगा। तो याद करो एडिशन में tan अल्फा क्या आता था, तो b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा, ये आता था एडिशन के केस में, ये एडिशन में आता था। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, फॉर सब्ट्रैक्शन तो बोलेंगे फॉर्मूला तो यही लिखेंगे tan अल्फा का, tan अल्फा जो होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे b sin थीटा के जगह 180 माइनस थीटा लिखो डिवाइडेड बाई a प्लस बी cos 180 माइनस थीटा लिखो, 180 माइनस थीटा लिखो। तो सोचो तो tan अल्फा क्या आ जाएगा, तो tan अल्फा हो जाएगा b sin थीटा, b sin थीटा डिवाइडेड बाई a माइनस बी cos थीटा, ठीक ना। यहाँ पे लिख दे रहे हैं sin 180 माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा ही होता है, लेकिन cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है, तो इसलिए यहाँ माइनस साइन आ गया। यही अगर पूछा जाता है ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो b से कितना एंगल बना रहा है, याद रखेंगे अल्फा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड वेक्टर a। यही अगर tan बीटा पूछा जाए, tan बीटा क्या होगा, तो बोलेंगे b के जगह a लिखो, a के जगह b लिखो, यानी a sin थीटा डिवाइडेड बाई b माइनस a cos थीटा। और अगर बीटा पूछा जाए क्या है, तो बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड वेक्टर माइनस b। तो जाहिर है एकदम क्लियर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पूरा समझ गए हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि a प्लस बी का जो मॉड है, a प्लस बी का जो मॉड है वो इक्वल है a माइनस बी के मॉड का। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ठीक है, कैसे बनाए, बोलेंगे क्या कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों इक्वल है, तो इक्वल कर लो ना। तो a प्लस बी को कैसे लिखे, तो बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखो, a प्लस बी को अंडर रूट में, और a माइनस बी को क्या लिखें, तो बोलेंगे अंडर रूट, अभी सीखे थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा लिखो। अब क्या करें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इधर क्या बचेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देखिए तो a स्क्वायर से a स्क्वायर चला जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर चला जाएगा, इधर 2ab cos थीटा, ये इधर आएगा तो 4ab cos थीटा हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू 0। तो बोलो cos थीटा कितना हो जाएगा, तो 0/4ab। तो सोचो तो cos थीटा कितना हो गया,
तो बोलेंगे 0 हो गया। तो थीटा कितना, तो 90 डिग्री। यानी ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होगा, तब जो ए प्लस बी होगा, देखो ए में ऐड किए बी को, तो रिजल्टेंट यही मिला। ए में ऐड किए माइनस बी को, देखना माइनस बी इधर है, माइनस बी को इधर ले जाओ, तो ये भी जो होगा लेंथ उतना ही होगा। मतलब ये लेंथ देखो चाहे ये लेंथ देखो बराबर है। जैसे आप ऐसे कहिए ये 3 है ये 4 है, तो ये 5 होगा कि नहीं। वैसे ये 3 है ये 4 है, तो ये 5 होगा कि नहीं। यानी a प्लस बी करो चाहे a माइनस बी करो, दोनों बराबर होगा। और ये कब होगा, तब बोलेंगे a और b के बीच का एंगल अगर जब 90 डिग्री होगा तभी ये पॉसिबल है। 90 डिग्री जब एंगल होगा तब a प्लस बी करो चाहे a माइनस बी करो, दोनों इक्वल होगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लिखिए, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि इफ द सम ऑफ मैग्नीट्यूड, if the sum of magnitude of two unit vectors is a unit vector, then find their difference. Find their difference. ठीक है, पहली बात तो समझ जाइए कि यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो दो यूनिट वेक्टर का सम जो है वो यूनिट वेक्टर है। यानी अगर रिजल्टेंट हम लिखें, देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, अगर हम रिजल्टेंट लिखें तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट भी क्या है, तो यूनिट है यानी 1 है। तो चलो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। तो देखो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही रह जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, तो 1 और 1 मिलकर 2, इधर क्या हो जाएगा, तो 2 cos थीटा तो प्लस 2 cos थीटा। देखिए तो सही है कि नहीं। तो इसको इधर लाओ, तो ये तो -1 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो cos थीटा कितना हो गया, तो cos थीटा हो गया -1/2। तो चलो ये तो निकल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड देयर डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे निकालें, तो देखो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बोलेंगे रिजल्टेंट लिखो डिफरेंस के लिए, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, बस वैल्यू पुट कर देंगे। बोलेंगे अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 है, तो इंटू -1/2। देखो तो 2 से 2 कट गया, तो रिजल्टेंट कितना आ गया, तो बोलेंगे 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 आ गया क्या, यानी रिजल्टेंट √3 मीटर आया। तो उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया हो। तो चलिए इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग जो है वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर। उसमें सबसे पहला पढ़ेंगे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर किसको कहते हैं, तो बोलेंगे ए वेक्टर which has zero magnitude, zero magnitude is called जीरो वेक्टर। तो चलो देखते हैं, जैसे ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, ए वेक्टर इधर है, ये 2 मीटर है, और बी वेक्टर जो है वो उसके ऑपोजिट में है, ये भी 2 मीटर है। तो अगर हम आर वेक्टर लिखेंगे यानी ए प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, यानी रिजल्टेंट जो हुआ वो जीरो वेक्टर। तो बोलेंगे क्या, आर वेक्टर इज ए
जीरो वेक्टर, देखो ऐसे लिखते हैं आर वेक्टर इज ए जीरो वेक्टर। तो सोचो तो अगर जीरो वेक्टर कितना हुआ, तो बोले जीरो वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जीरो हुआ। तो ठीक है, वेक्टर तो इसको बोल रहे हैं, तो जाहिर है डायरेक्शन भी होगा। तो बोलेंगे देखो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन किधर बोले, तो इसका तो डायरेक्शन ईस्ट में है, इसका वेस्ट में है। तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ईस्ट में होगा कि वेस्ट में होगा? तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। तो ठीक है, हम लोग ये बोलते हैं कि जीरो वेक्टर का जनरली कोई डायरेक्शन तो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज है कि अगर कोई वेक्टर पहले से ईस्ट में है और मान लो ये ए वेक्टर है, इसको हाफ से कट कर दो, तो सोचो तो तब भी ये ईस्ट में ही ना होगा। फिर इसको हाफ से कट कर दो, तब भी ये ईस्ट में ही ना होगा। फिर हाफ से कट कर दो, तब भी ये ईस्ट में ही ना होगा। फिर हाफ से कट कर दो, तो तब भी ये ईस्ट में ही ना होगा। यानी बोलेंगे क्या कि अगर कोई ए वेक्टर है और उसको n टाइम्स जो है उसको कट कर दो और n जो है वो टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, तो a बाई एन क्या हो जाएगा, जीरो। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इफ ए वेक्टर a is directed due east, मान लो a vector is directed due east, then a by n, जहां पे n ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, must be directed due east। अब देखना, अगर हम इफ बोलेंगे क्या, n टेंड्स टू इंफिनिटी, a बाई n टेंड्स टू जीरो, देन इट विल बी डायरेक्टेड ड्यू ईस्ट। यानी तब भी जो है किधर डायरेक्टेड होगा, तो ईस्ट में डायरेक्टेड होगा। समझ लीजिए, तब भी डायरेक्टेड किधर होगा, तो ईस्ट में ही होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ए वेक्टर पहले से अगर ईस्ट में डायरेक्टेड है और उसको n टाइम्स अगर कट करें और अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी हो, तो a बाई एन टेंड्स टू जीरो होगा, लगभग वो जीरो हो जाएगा। तो a बाई एन जो होगा वो भी किधर होगा, तो ईस्ट में ही होगा। तो उम्मीद है कि आप जीरो वेक्टर को तो समझ गए होंगे। तो चलिए यहाँ तक लिखिए, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब चलिए देखिए, हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर। ध्यान से देखिए, अच्छा बात है, अच्छा चीज है। कहने का मतलब है यूनिट वेक्टर क्या है, तो बोलेंगे ए वेक्टर विच हैज यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट मैग्नीट्यूड। तो ठीक है, यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब 1 मीटर मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब देखो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा और यूनिट वेक्टर का काम क्या है, तो बोलेंगे यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन को दिखाना। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज यूज्ड टू indicates the direction of a vector, direction of a vector। तो ठीक है, अगर हम बात करें कि ये है y एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ठीक ना, ये है x एक्सिस। जेड एक्सिस किधर होगा, तो बोलेंगे जेड एक्सिस तो इधर होगा। अब इसको हम बोर्ड पे कैसे बनाएं, तो इसको तो बनाना संभव नहीं है। तो इसको देखिए, हम लोग बोर्ड पे जब बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, बोर्ड पे जब बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे। एक्चुअल में है ये इधर, लेकिन बोर्ड पे तो उधर जगह है नहीं कि इसको बना सके,
तो हम लोग इसको इधर बनाएंगे। अब देखो जेड एक्सिस हो गया इधर, देखो इसको जेड एक्सिस बोल दिए, इसको एक्स एक्सिस बोल दिए, इसको वाई एक्सिस बोल दिए। तो अगर कोई भी यूनिट वेक्टर होगा जो एक्स डायरेक्शन में होगा तो वो कौन इंडिकेट करेगा, तो बोलेंगे आई कैप। यानी आई कैप किसके बारे में बताएगा, तो बोलेंगे जो वेक्टर एक्स डायरेक्शन में होगा उसके बारे में बताएगा। उसी तरह से जो वेक्टर वाई डायरेक्शन में होगा उसको कौन बताएगा, तो बोलेंगे जे कैप। और जो वेक्टर जेड डायरेक्शन में होगा वो कौन बताएगा, तो बोलेंगे के कैप। कोई पूछे आई जे के क्या है, तो बोलेंगे आई जे के जो है वो यूनिट वेक्टर है। तो बोलो तो आई जे हो या के हो, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अभी ना पढ़े थे कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो 1 होता है। यानी आई हो चाहे जे हो चाहे के हो, तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। और कोई पूछे आई जो है वो क्या है, तो बोलेंगे है तो यूनिट वेक्टर, लेकिन ये डायरेक्शन बता रहा है कि वो एक्स में है। जैसे कहीं पे लिखा मिल जाए 3i कैप, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर है और वो किधर डायरेक्टेड है, तो ईस्ट में डायरेक्टेड या अलोंग एक्स एक्सिस डायरेक्टेड। अब कहीं लिखा मिल जाए 2j कैप, तो बोलेंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 2 मीटर है, किधर डायरेक्टेड है, तो बोलेंगे वाई एक्सिस के अलोंग है। कहीं लिखा मिल जाए 4k कैप, तो बोलेंगे मैग्नीट्यूड तो 4 मीटर है, किधर डायरेक्टेड है, तो बोलेंगे जेड एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड है। यही अगर -i होता तो बोलेंगे -i मतलब निगेटिव एक्स डायरेक्शन, -j होता तो निगेटिव वाई डायरेक्शन, -k होता तो बोलेंगे -z डायरेक्शन। तो उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक ना। अब देखिए ये बात तो हुआ यूनिट वेक्टर के बारे में। अब थोड़ा सा एक बात और सिखाते हैं। जैसे देखिए कोई ए वेक्टर है, तो वेक्टर होने का शर्त क्या है, तो बोलेंगे इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, तो डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन कौन बताएगा, तो बोलेंगे ए कैप। तो कोई पूछे ए कैप क्या है, तो बोलेंगे ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर which indicates the direction of वेक्टर ए। यानी वेक्टर ए का डायरेक्शन यहाँ कौन बता रहा है, तो ए कैप बता रहा। कोई पूछे ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना, तो 1 है, यूनिट वेक्टर है। तो कोई पूछेगा ए कैप होगा क्या, तो बोलेंगे देखो ए कैप अगर निकालना चाहते हो तो अभी ना सीखो कि ए वेक्टर जो होगा वो ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप होगा। तो ए कैप अगर निकालना चाहते हो तो वेक्टर ए में ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर ए में ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो ए कैप निकल जाएगा, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकल जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए निकल जाएगा। तो उम्मीद है यूनिट वेक्टर आप समझ पाए होंगे। अब से याद रखिएगा एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी वेक्टर होगा उसको आई कैप से डिनोट करेंगे, वाई कैप में जे कैप से, और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप से। तो ठीक है, यहां तक लिखिए। अब देखिए नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर क्या है, तो याद रखेंगे जैसे एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में हमेशा इनिशियल से फाइनल पोजीशन को मिलाते हैं तो उसी को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। जैसे पोजीशन वेक्टर का अगर बात करेंगे तो इसमें हमेशा एक ओरिजिन होना जरूरी है। तो ये अगर ओरिजिन है और किसी पॉइंट P का पोजीशन अगर हमको दिखाना होगा तो ओरिजिन से इसको मिला देंगे, यही हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। ये O है, ये P है, तो बोलेंगे कि OP जो है वही हो गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O या ओरिजिन। यानी पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कैसे करें, तो बोलेंगे द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट
फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से जो लाइन मिलाते हैं पॉइंट को, उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे ओपी क्या है, ओपी जो है वो पोजीशन वेक्टर है। तो उम्मीद है हमेशा याद क्या रखना है, तो पोजीशन वेक्टर में हमेशा ओरिजिन से देखते हैं। जैसे इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये अगर ओरिजिन है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, कोई पूछेगा कि इस समय पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे पोजीशन ये है। और यहाँ से जब मतलब कि पोजीशन जब यहाँ से यहाँ चला गया तो यहाँ पे पोजीशन क्या है, तो बोलेंगे पोजीशन ये है। यानी पोजीशन हमेशा ओरिजिन से देखते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ। उम्मीद है समझ गए होंगे। तो ठीक है, यहाँ तक लिखिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कोप्लैनर वेक्टर, कोप्लैनर वेक्टर। तो कोप्लैनर किसको बोलेंगे, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जैसे ये एक बोर्ड है, एक प्लेन है, और इस प्लेन में जितना भी वेक्टर होगा वो सभी क्या होगा, तो कोप्लैनर होगा। सभी क्या होगा, तो कोप्लैनर होगा। मतलब कि all the vectors are said to be coplanar if they lie in same plane, in a particular plane। अब ध्यान से देखिए, 3 पॉइंट्स जो होगा, नोट में बात समझिए। जैसे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 3 पॉइंट जो होगा वो हमेशा कोप्लैनर होगा। मतलब 3 पॉइंट चाहे यहाँ यहाँ, तो ये हमेशा एक ही प्लेन में होगा। कोई बोलेगा सर हम यहाँ एक पॉइंट लेंगे, एक यहाँ लेंगे, एक यहाँ लेंगे, तो इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, तो ये भी एक प्लेन बना कि नहीं। यानी नोट में हम लोग ये बोलेंगे कि 3 points are always taken as coplanar। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलेंगे कि 2 वेक्टर जो होगा वो हमेशा कोप्लैनर होगा। 2 वेक्टर जो होगा वो हमेशा कोप्लैनर होगा। समझ जाइए, 2 वेक्टर है तो 2 वेक्टर हमेशा कोप्लैनर होगा। 2 vectors are always taken as coplanar। तो उम्मीद है ये बात भी समझ गया होंगे। तो यहां तक लिखिए, फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है एक्सियल वेक्टर, सॉरी पोलर वेक्टर पहले पढ़ लेते हैं। पहले जो है वो पोलर वेक्टर पढ़ लेते हैं। तो पोलर वेक्टर क्या है, तो बोलेंगे इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, एक बात और, पोलर वेक्टर जो है वो किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे इसमें का स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए। तो इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन सा हो जाएगा, तो बोलेंगे क्या कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और क्या होगा, तो वेलोसिटी होगा, और क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होगा, और क्या होगा, तो फोर्स होगा। तो ये सभी जो हैं वो पोलर वेक्टर हो गया। अब एक चीज जो बताए थे उसमें हम क्या बताए थे, तो पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर किसको बोलते थे, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से देखते थे।
तो कोई पूछेगा पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो बोलेंगे इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये बात लिखना थोड़ा भूल गए थे, तो इसको आप लिख लीजिएगा कि पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। हाँ, रही बात पोलर वेक्टर का, तो बोलेंगे इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक ना। इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट जो है वो है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर को ही हम लोग सूडो वेक्टर भी बोलते हैं, सूडो वेक्टर यानी फॉल्स वेक्टर। तो एक्सियल वेक्टर क्या है जी, तो बोलेंगे कि दोज वेक्टर मतलब दीज वेक्टर्स आर डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। यानी एक्सियल वेक्टर्स बोलेंगे क्या, एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स whose direction is directed along the direction of axis of rotation, समझ जाइए। तो ठीक है, तो ये एक्सियल वेक्टर का एग्जाम्पल क्या होगा, तो देखो जहां कहीं भी रोटेशन होगा या सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें जो भी टर्म अप्लाई करेंगे वो सभी एक्सियल वेक्टर होगा। तो सोचो तो सर्कुलर वेक्टर में कौन सा टर्म अप्लाई करते हैं, तो जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, और क्या हो गया, तो बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, और क्या हो गया, तो टॉर्क। ये सभी क्या है, तो एक्सियल वेक्टर है। अब देखो एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो मान लो कि इधर रोटेट कर रहा है, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से सर्कल में रोटेट कर रहा है, या फैन ही जो है वो इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो फैन का जो एक्सिस है उसी एक्सिस के अलोंग एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो ठीक है, आखिर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा किधर, तो बोलेंगे देखो इसके सेंटर पे एक स्क्रू रखो और उस स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करो, तो सोचो तो स्क्रू बाहर आएगा कि नहीं। तो उसी तरह से समझो अगर एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन है रोटेशन का तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बाहर की ओर होगा। यही अगर सर्कल कुछ इस तरह से होता, यानी रोटेशन जो है वो कुछ इस तरह से होता क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सोचो यहाँ स्क्रू ड्राइवर होता, उससे अगर इस स्क्रू को ऐसे घुमाते तो ये अंदर की ओर जाता कि नहीं, तब बोलते क्या कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इनवर्ड होगा और परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड और प्लेन, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, इनवर्ड या आउटवर्ड। तो इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा ये कौन डिसाइड करेगा, तो बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड, क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड। बस, तो ये हो गया एक्सियल वेक्टर के बारे में। तो यहां तक लिखिए। देखो जी नेक्स्ट है कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर किसको बोलेंगे, तो बोलेंगे टू और मोर वेक्टर्स आर said to be collinear
if they lie in same line। जैसे देखिए एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, तो बोलो दोनों सेम लाइन में है कि नहीं, तो बोलेंगे दोनों जो है वो कोलिनियर वेक्टर है। अब समझना है कि दो पॉइंट जो होगा, जैसे एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, तो ये हमेशा कोलिनियर होगा, एक ही लाइन में होगा। एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ है, तो ये हमेशा कोलिनियर होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं नोट में फर्स्ट पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि टू points are always taken as कोलिनियर। अब चलो देखिए यहां तक तो समझ गए। अच्छा अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, तो क्या ये कोलिनियर है, तो बोलेंगे नहीं, ये एंटी पैरेलल वेक्टर है, अनलाइक वेक्टर है, लेकिन कोलिनियर नहीं है। अब चलो अगर मान लो दो वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है दूसरा वेक्टर इधर है, तो चलो इन दोनों वेक्टर को कोलिनियर बोल सकते हैं क्या, तो बोलेंगे देखो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, और अगर सेम मैग्नीट्यूड का है तो बोलेंगे लाइक वेक्टर है। लाइक वेक्टर है वो अनलाइक वेक्टर है, तो लाइक वेक्टर क्या हो गया, तो बोलेंगे जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो उसको लाइक वेक्टर बोलेंगे। अनलाइक वेक्टर किसको बोलेंगे, तो जिसका डायरेक्शन अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम भी हो तब भी अनलाइक वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन अगर अपोजिट हो। तो देखो ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर तो है, क्या कोलिनियर है, तो बोलेंगे देखो कोलिनियर हो सकता है कब, अगर ये फ्री टू मूव हो, यानी टू पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर, टू पैरेलल वेक्टर्स में बी कोलिनियर बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोले, तो नोट में सेकंड पॉइंट में बोलेंगे टू पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ दे आर फ्री टू मूव। यानी हम लोग सीखे थे ना वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो एक वेक्टर यहाँ है और दूसरा वेक्टर यहाँ है, तो इसको उठा के यहाँ रख दो, तो बोलो तो कोलिनियर हो गया कि नहीं, तो बिल्कुल हो गया। तो उम्मीद है कोलिनियर वेक्टर भी आप सीख गए होंगे, और बाकी टाइप्स तो अब है नहीं, तो यहाँ तक आज सीखते हैं, बाकी अगले क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।